चलिए देखिए, निर्देश तो पिछला वाला ही है। 3 क्वेश्चन के बाद अभी चौथे क्वेश्चन पे आइए। प्रश्न संख्या 4, एक पंक्ति में के का स्थान दाईं ओर से क्या है? ये आपका प्रश्न है। कथन फर्स्ट, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या एक सम संख्या है और पंक्ति में 11 से अधिक विद्यार्थी नहीं। तो आइए कथन फर्स्ट से देखते हैं क्या कह रहा है। सम संख्या है तो 11 से ज्यादा नहीं है, तो सम कैट हो सकती है, 10 हो सकती है, 8 हो सकती है, 6 हो सकती है, 4 हो सकती है, 2 हो सकती है। अब ये हो सकती है ना, कोई कंफर्म नहीं क्या संख्या है, तो हम के का स्थान दाईं ओर से क्या निकाल लेंगे, और कोई संख्या दूसरी दी भी नहीं गई है, इसलिए पहला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। आइए कथन दूसरे से देखते हैं, सेकंड से क्या कह रहा। सी पंक्ति में एकदम बाएं छोर पे है। अब देखिए सी क्या है, बाएं छोर पे कर दीजिए, एकदम बाएं छोर पे, ठीक है। सी तथा बी के बीच में 5 विद्यार्थी, तो इसके बाएं छोर पे है, बाएं, ये तो दाएं हो गया ना, सी बाएं छोर पे, इधर करिए तब। इसके बीच में सी और बी के बीच में कई विद्यार्थी हैं? 5 विद्यार्थी हैं। 1 2 3 4 5, इसके बीच में 5 विद्यार्थी हुए ना। अब ये है, यहाँ बी लिख दीजिए। सी और बी के बीच में 5 विद्यार्थी हो गए। बी के दाएं तीसरे स्थान पे वो है, तो बी के दाएं तीसरे स्थान पे वो, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे स्थान पे कौन है? ओ है, ओ है, ठीक है। के किसी छोर पर नहीं है, ठीक है। यहाँ इस छोर पे एक सी है और वो है सी, पहले ही बताया है। वो तथा के बीच में केवल एक विद्यार्थी है, और के बीच में केवल एक विद्यार्थी है, तो के क्या होगा यहाँ। अब देखिए, इससे हमें कुल संख्या कंफर्म है, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अनुसार कुल हमारे पास 10 विद्यार्थी हैं, 11 से अधिक नहीं हुए। ये भी ये उत्तर में दे रहा और सबके क्रम बता रहा, कंफर्म दे रहा। और देखिए क्या कह रहा, तो पंक्ति में के का स्थान दाईं ओर से क्या है, तो दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा, चौथा स्थान है तीसरा। तो दूसरा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब आइए बी में पढ़िए। यदि केवल कथन दूसरा सेकंड में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन फर्स्ट में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहला नहीं पर्याप्त है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन क्या हमारा सही होगा? बी वाला सही होगा। चौथे के लिए क्या होगा? बी, ठीक है ना। बी का मतलब बेहतर, ठीक है। चलें आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। चलिए प्रश्न संख्या 5, सप्ताह के किस दिन अरविंद मुंबई गया? कथन फर्स्ट है, अरविंद सोमवार के बाद तथा बृहस्पतिवार के पहले मुंबई गया, पर वह विषम दिवस नहीं था। पहले कथन फर्स्ट से आंसर निकालिए, देखिए क्या कुछ देता है कि नहीं। बस अब देखिए हमारे पास कह रहा अरविंद सोमवार के बाद और बृहस्पतिवार से पहले, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है। ये दिन लिख लीजिए। सोमवार के बाद गया है और बृहस्पति से पहले गया, अर्थात मंगल या बुध को गया। फिर कह रहा पर वह विषम दिन नहीं था, तो विषम दिन 1 2 3 4, ये विषम है 3, अर्थात पहले कथन से कंफर्म है कि अरविंद सोमवार के बाद गया, बृहस्पति से पहले गया, अर्थात मंगल या बुध को गया। फिर कह रहा पर वह विषम दिन नहीं था, तो विषम दिन 1 2 3 4, ये विषम है 3, अर्थात पहले कथन से कंफर्म है कि अरविंद  सोमवार के बाद गया, बृहस्पति से पहले गया, अर्थात मंगल या बुध को गया। ठीक, अरविंद
अरविंद मुंबई मंगलवार को गया। तो पहला कथन सही है। अब देखें अगले कथन पर, दूसरे कथन पे आए, देख लेते हैं कैसे क्या कह रहा है। अरविंद मुंबई शुक्रवार के पहले और सोमवार के बाद गया। अब इसमें देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्र। तो अब इसमें दूसरे में कह रहा है अरविंद मुंबई शुक्रवार के पहले गया है और सोमवार के बाद गया। इसमें 3 दिन मिले और कुछ कह ही नहीं रहा है। इससे ये कंफर्म है कि या तो इस दिन जाएगा या तो इस दिन है, लेकिन वो एक ही दिन जाएगा ना, कंफर्म नहीं हो रहा है यहाँ से। इसलिए कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए, केवल कथन। यदि केवल कथन ए, तो कथन फर्स्ट में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 में सेकंड में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और पहला पर्याप्त है, इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, ए फॉर एडवांस। ठीक है ना? चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6। केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हुए यस, क्यू, आर व टी में से यस के एकदम बाएं कौन बैठ? यस के बाएं खाली देखना, कंफर्म बताना। कथन फर्स्ट। अब कथन फर्स्ट से अगर हम लेके चले, पहले देख लीजिए, यस टी के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है, वृत्ताकार है, ध्यान दीजिएगा। 4 लोग हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बैठा दीजिए। यस टी के बाएं को दूसरे स्थान पे, यस टी अगर यहाँ बना दीजिए तो यस पहला दूसरा, यस टी के बाएं को दूसरे स्थान पे हो गया। क्यू व आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे, क्यू और आर के बीच, इधर से भी देखेंगे तो केवल एक व्यक्ति है, इधर से भी देखेंगे तो केवल एक व्यक्ति। लेकिन यह नहीं कंफर्म हो रहा क्यू कहाँ बैठेगा या आर कहाँ बैठेगा। तो यहाँ क्यू आर दोनों कर दीजिए, यहाँ भी आर क्यू कर दीजिए। यह कंफर्म नहीं हो रहा। तो टी के एकदम बाएं कौन बैठा? ये कंफर्म नहीं हो रहा, क्यू है कि आर, ये कंफर्म नहीं, इसलिए पहला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। ठीक है। अब दूसरे कथन पे आप चले। दूसरा क्या कह रहा है? आर टी का निकटतम पड़ोसी है आर। अब इसको भी फिगर बना दीजिए, 4 ऐसे ही बैठा दीजिए, 4। कह रहा आर टी का निकटतम पड़ोसी है, टी एस का निकटतम पड़ोसी नहीं, आर टी का निकटतम पड़ोसी है। तो ये है, लेकिन अब निकटतम पड़ोसी में आर यहां बैठा है कि यहां बैठा है, ये भी तो कंफर्म नहीं है। अगर यहां बैठाते हैं तो टी के बाएं होगा, लेकिन यस के बाएं हमें पूछा, तो यहां बैठाते दाएं होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा कि यहाँ टी बैठे, कहाँ आर बैठेगा। टी यस का निकटतम पड़ोसी नहीं, अर्थात यस ना यहाँ बैठेगा ना यहाँ, तो अर्थात यस यहाँ बैठेगा। अब यस के इधर क्यू कहाँ, यहाँ क्यू बैठेगा कि यहाँ क्यू बैठेगा। फिर वही समस्या आ गई, ये बात आर और क्यू कंफर्म नहीं हुए, तो यस के बाएं कौन बैठेगा, ये कंफर्म ही नहीं है, इसलिए ये भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब ऑप्शन देखिए डी, यदि कथन का फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों का डाटा मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसके भी बनाइए यही समस्या। अगर इस फिगर को ऐसे ही बनाया गया होता, ऐसे ही, जैसे टी यहाँ कर दिया हो जाता तो यस यहाँ आ जाता, टी आर क्यू देखिए यहाँ, क्यू आर यहाँ, ये छेद जाते हैं ना यहाँ भी, तो एकदम दोनों देखिए, दोनों एक ही फिगर दर्शा रहे हैं, इसलिए प्रश्न का डाटा देने के लिए दोनों को मिला, अकेले भी नहीं दे सकते या दोनों को मिला दिया जाए तब भी नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए डी सही होगा। बात कंफर्म हुई ना?
चलिए प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु L के संबंध में बिंदु P कितनी दूरी पर है? कथन फर्स्ट में आइए, फर्स्ट को ले लीजिए, इससे पहले हल कर लें। इसमें देख लें क्या कह रहा कि बिंदु M L के पूर्व की ओर, बिंदु M L के पूर्व की ओर 5 मीटर की दूरी पर है। 5 मीटर की दूरी पे M है, 5 मीटर पूर्व की ओर है। बिंदु M बिंदु L के पूर्व की ओर 5 मीटर, तो इधर दाएं हाथ पे पूर्व होता है। बिंदु L के पश्चिम की ओर 3 मीटर है। L के 3 किलोमीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, किलोमीटर नहीं, 3 मीटर पश्चिम में है वो, ये भी सही है। बिंदु P बिंदु M और बिंदु O के ठीक मध्य में, बिंदु P बिंदु M और O के ठीक में, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 5 3 8 मीटर। तो 8 मीटर का मतलब 3 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, तो 4 मीटर के ठीक मध्य में है कौन? बिंदु P यहाँ पर है। अब ये 5 था तो यहाँ बचा 1 मीटर। अब कह रहा बिंदु L के संबंध में बिंदु P कितनी दूरी है? 1 मीटर। तो पहला प्रश्न उत्तर दिए, कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त, ठीक है ना? समझ में आया ना? फिर से देख लीजिए, बिंदु M बिंदु L के पूर्व की ओर 5 मीटर है, तो L हमने बनाया, M यहाँ से यहाँ, ये 5 मीटर है। इसके L के इधर 3 मीटर है, वो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर है। तो ये और बिंदु P O और M के बीच में है, तो M के बीच में है, तो यहाँ कितने दूरी पे? 4 मीटर, 5 3 जोड़ी 8 मीटर हो गया। 8 में से अगर इसको यहाँ कर दीजिए भाई, अगर ऐसे न समझ में आए तो ऐसे आ जाइए, L यहाँ पर है, ठीक है? तो ये 3 मीटर इधर है, तो यहाँ से 1 मीटर इधर हो जाएगा, तभी तो ये 4 मीटर वहाँ पे होगा, आधे पे है ना। तो ये क्या हो गया? L से के संबंध में, देखिए बिंदु L के संबंध में P कितनी दूर है? 1 मीटर की दूरी पर है। कन्फर्म है? अब देखिए सेकंड प्रश्न से, सेकंड कथन से आइए, तो पहला उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो गया। सेकंड में जाइए, बिंदु S बिंदु L के पूर्व की ओर 6 मीटर है। बिंदु S L के पूर्व, यहाँ L मान लीजिए, इतने पूर्व में कितना? 6 मीटर, 6 मीटर S हो जाएगा यहाँ। बिंदु P बिंदु S से 5 मीटर की दूरी पर है। बिंदु P बिंदु S से 5 मीटर है, तो किधर जाएंगे हम? 5 मीटर इधर कि इधर जाएं? 5 मीटर कि इधर जाएं? 5 मीटर कि इधर वापस आए यहाँ 5 मीटर? आप बताइए, ये दिशा नहीं दिया है, इसलिए कंफर्म नहीं किया जा सकता, इसलिए उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, ए वाला। कौन सा सही होगा? ए सही होगा। क्यों? यदि केवल कथन फर्स्ट में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन सेकंड में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। समझ में आया ना? चलिए ठीक, आगे देखा जाए। चलिए देखें प्रश्न संख्या P Q R S तथा T एक वृत्त के गिर्द, गिर्द माने चारों, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। T के ठीक दाएं कौन बैठा? T के ठीक दाएं कौन बैठा? कथन पहला, T के ठीक बाईं ओर R तथा Q, R Q तथा S उसी क्रम में बैठे, ठीक है बात। अब देखिए कथन पहले के आधार पे आइए, फर्स्ट पे लेके आइए, फर्स्ट के आधार पे आइए। वृत्त में बैठे हैं तो वृत्त बना दीजिए। P Q R S तथा T 5 लोग हैं, तो 5 ठो निशान बनाइए, 1 2 3 4 5।
कह रहा है, कथन फर्स्ट कह रहा टी के ठीक बाईं ओर, तो टी यहां बना दीजिए, कहीं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाईं ओर आर क्यू तथा यस उसी क्रम में बैठे, जैसे क्रम दिया ना उसी क्रम में बैठे, बाईं ओर ही होंगे। टी के ठीक बाईं ओर आर क्यू यस तथा उसी क्रम में बैठे, तो आर क्यू। अब बच गए हम गए 5 में से पी क्यू आर एस तथा टी थे, तो लिख दिया, बचा क्या देखो पी, पी बच गया, तो पी यहाँ। तो क्या है, टी के ठीक दाएं कौन बैठा है, इधर से देखिए घड़ी के विपरीत जाएंगे तो दाएं होता है, तो टी के दाएं पी बैठा है। तो प्रश्न कथन फर्स्ट प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब आइए सेकंड क्या कह रहा है, कथन सेकंड क्या कह रहा है, यस तथा टी के बीच में पी बैठा। 1 2 3 4, एक बार थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, 1 2 3 4 5, यस तथा टी के बीच में पी बैठा, पी को यहाँ बैठा दीजिए, यस और टी। लेकिन क्या कन्फर्म है यस यही होगा, यस या टी यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है यस या टी, और दोनों अक्षर भी कन्फर्म नहीं है, तो सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहला पर्याप्त है, तो ऑप्शन ई में देखिए, यदि केवल कथन फर्स्ट में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये तो है ही है, देखिए है पर्याप्त है, जबकि केवल कथन सेकंड में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। ठीक है, चलिए देखें प्रश्न संख्या 9, पी के पास कितने ड्रेस हैं, बस छोटा सा प्रश्न है। कथन फर्स्ट, पी के पास टी से 2 कम ड्रेस हैं। अगर हम पहले कथन को लें फर्स्ट, तो पी के पास कितने ड्रेस हैं, के पास टी से 2 कम ड्रेस हैं, मतलब पी के पास टी के पास अगर 5 हो तो पी के पास 3 होगा, टी के पास अगर 15 हो तो पी के पास 13 होगा, पी के पास टी के पास 20 होता है तो 20 हो, तो इसके पास 18 होगा, इसके बाद टी का मतलब 20 है, अगर 10 हो तो इसके बाद पी के पास 8 होगा। तो ये तो है बात, कथन अकेले यह उत्तर नहीं दे सकता। दूसरा देख लीजिए, वो भी क्या कह रहा है, एम के पास 7 ड्रेस है, एम के पास कितने ड्रेस हैं, के पास 7 ड्रेस है। यहाँ एम से अभी कोई रिश्ता नहीं है, टी एम का पी या टी से, जो टी से 10% 30% कम है, टी से ये 7 क्या है, 30% कम है, 30% कम है तो 100 में से 30 घटाइए ना, 100% पूरा माना जाता है, 100 में से 30 घटाइए ना, 70% एम के पास है, और 70% बराबर कितना दे रहा है, 70% बराबर 7, तो 30% बराबर 3 होगा ना, तो 100% बराबर कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अर्थात टी के पास कितने हो गए, इन दोनों को मिला ले, टी के पास कितने हैं, टी के पास 10 ड्रेस हैं, और ये और बी कथन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर हम मिलाए तभी ये हल हो रहा है। और पी के पास कितने हो जाएंगे, कि पी के पास टी से 2 कम है, तो बी 10 - 2 बराबर 8 ड्रेस। ठीक है ना, पी के पास ड्रेस दोनों कम हो गए, कंफर्म हो गया ना। तो लेकिन ये संभव कैसे हुआ, ना अकेले ये दे सकता था, ना अकेले दो फर्स्ट या सेकंड नहीं दे सकता था, अकेले के लिए दोनों अपर्याप्त थे, लेकिन जब दोनों को संयुक्त कर दिया गया तो दोनों मिलके क्या कर दिए हमें, कि पी का ड्रेस निकाल दिए, कंफर्म हो गया। इसलिए पी के पास 8 ड्रेस हैं, दोनों मिला के दिए हैं, तो ऑप्शन ई सही है। यदि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों का डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सही ई फॉर इजी। ठीक है ना।
प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। एक कोड भाषा में स्मोकिंग किस प्रकार लिखा जाएगा? कथन फर्स्ट, उस कोड भाषा में थैंक्स फॉर नॉट स्मोकिंग को BEJEVEWE मतलब नो या नो लिखा जाता है। तो कथन फर्स्ट से अगर हम लें तो क्या होगा? थैंक्स THANKS थैंक्स फॉर नॉट स्मोकिंग SMOKING। इसको हम क्या लिख रहे हैं? BJEWE और NO, ये सब अलग अलग शब्द। तो देखिए अकेले ये उत्तर दे नहीं सकता। सेकंड देख लीजिए, उस कोड भाषा में नो स्मोकिंग एरिया, तो नो NO स्मोकिंग SMOKING एरिया AREA, सबका बड़ा लिख रहे हैं यार, इसको भी लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोड क्या दिया गया है? नो NO SE और DO। हमें ज्ञात क्या करना? सिर्फ स्मोकिंग किस प्रकार लिखा जाएगा, बस स्मोकिंग का ज्ञात करना। देखिए हम इन दोनों को अगर मैच कराएं तो इसमें नॉट है, इसमें नो, ये भी मैच नहीं कर रहा, फॉर भी नहीं, है ही नहीं इसमें, थैंक्स भी इसमें नहीं, एरिया इसमें नहीं, सिर्फ एक चीज मैच कर रहा दोनों को मिलाने के बाद, स्मोकिंग। इसलिए दोनों में जो मैच करेगा, यहाँ देखो नो है और यहाँ भी यह नो है, तो ये क्या? स्मोकिंग का कोड है। स्मोकिंग को हम कैसे लिखेंगे? SMOKING। स्मोकिंग को कैसे लिखेंगे? यन कैसे लिखेंगे? NO। अब देखिए दोनों को मिला के हमने किया, अर्थात यदि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों का डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है या पर्याप्त है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ई फॉर इजी। देखिए कितना इजी है ना। आप अपने अपने प्रिय चैनल टारगेट विद एसपी सर को ज्वाइन करिए, देखिए इजी मिलता जाएगा। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को यदि आप नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। ABCD तथा E में से सबसे छोटा कौन है? कथन फर्स्ट है, B छोटा है C तथा D से। A C से छोटा है परंतु B से बड़ा। अब देखिए कथन फर्स्ट पे अगर हम आए, फर्स्ट को लेके, तो B छोटा है C तथा D से, C और D से छोटा है B, लेकिन ये कंफर्म नहीं है C D से बड़ा है कि D C से बड़ा है, ये कंफर्म नहीं है। अब आइए सेकंड से ले लें, ये डाटा के लिए उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा देखिए, A C से छोटा है, A C से छोटा है परंतु B से बड़ा है, B से A C से छोटा है लेकिन B से बड़ा है। अब बताइए ये D को कहाँ ले जाएंगे? कहाँ रखें इसको? इधर रखें, किधर रखें? कंफर्म तो ये नहीं है। अब यहाँ B है, देखिए मैच कैसे होगा? अगर D इधर होता, C यहाँ होता तो मैच होता, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, इसलिए दोनों मिला के भी अब की बार उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। डी फॉर डेंजर। डेंजर डी का और भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ डेंजर इसलिए क्योंकि ये दोनों मिलके खतरे हैं, मिलके उत्तर नहीं दे सकते। आइए क्वेश्चन 12। पी को कितने पुत्र हैं? पी को कितने पुत्र हैं या पी के कितने पुत्र हैं, बात एक ही है, लेकिन जो प्रश्न लिखा गया ये ध्यान दीजिए। कथन फर्स्ट। अब फर्स्ट को ले लीजिए आप। फर्स्ट क्या कर रहा है?
सी भाई है बी तथा ए का, सी भाई है बी तथा ए जो है बी और ए का जेंडर कंफर्म नहीं कर रहा, इसका कंफर्म हो रहा। इससे ये भी नहीं पता चल रहा है कि पी के कितने बच्चे हैं, क्योंकि यह नहीं कह रहा सी पुत्र है या पी का, या बी पुत्र है पी का पुत्र या पुत्री, ये पुत्र या पुत्री है बी पी की, ये भी नहीं कह रहा। इसलिए क्या होगा, ये कथन उत्तर नहीं दे सकता। अब लाइए सेकंड को देखिए क्या कह रहा है। पी के 3 बच्चे हैं जिनमें से बी एक लड़की। सेकंड से कंफर्म है पी के कितने बच्चे हैं, पी के 3 बच्चे हैं, ये कंफर्म हो गया। जिसमें से एक लड़की बी जो है लड़की है, इसका मतलब 3 में से 2 लड़के होंगे और एक लड़की, तो 2 लड़के और एक लड़की, यह जो है कंफर्म हो गया। अब जो है पी के कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। कथन दूसरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा, बी, बी फॉर बेस्ट। ठीक है ना, कंफर्म हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 13, एक सीधी पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं जो उत्तर की ओर मुख किए। ठीक है, उत्तर की ओर मुख किए हों और कितने लोग खड़े, संख्या बोलिए। कथन फर्स्ट पे देखिए, पहले ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्या कह रहा है, यल ठीक मध्य में खड़ा है। यल ए तथा वो दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक, ए तथा टी के बीच में 2 व्यक्ति खड़े हैं। पंक्ति की बाईं छोर से दूसरे स्थान पर टी खड़ा। अब यहीं से कथन फर्स्ट हम निष्कर्ष निकालेंगे। पंक्ति के बाईं छोर से दूसरे स्थान पर टी खड़ा, तो बाईं छोर से पहला स्थान, दूसरे स्थान पे क्या है, टी। ठीक है ना। ए तथा टी के बीच में 2 व्यक्ति खड़े हैं, तो इसके बाद यहां तो हो नहीं सकता। ए और टी के बीच में 2 व्यक्ति खड़े, ए और टी के बीच में 2 व्यक्ति हो गए, खड़े हैं। यल ए तथा वो दोनों का निकटतम पड़ोसी, तो यल और ओ का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ए तथा वो दोनों का पड़ोसी। ठीक है, यल ठीक मध्य में खड़ा है, ये भी कह रहा है। पंक्ति के एकदम बाईं छोर पर बी खड़ा है, तो बाईं छोर पे बी खड़ा हो गया, यहाँ बी को कर दीजिए। अब यह मध्य में है, तो इसके पहले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, इसके बाद भी 5 होंगे, तो 1 2 3 4 5। तो अब जोड़ लीजिए संख्या, इसके पहले 5 है, इसके पहले बाद में 5 है, 5 5 10 हो गया, 1 ये कुल 11 हो गए लोग। पंक्ति में कुल 11 लोग होंगे। और ये हमारा प्रश्न था, एक सीधी पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं जो उत्तर के उन्मुख, ये सबका मुंह उत्तर है वो। ठीक है, तो पहला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सेकंड कथन पे आइए। अब क्या ये क्या कह रहा है, सेकंड क्या हमको दे रहा है, इसको भी देख लीजिए, तब हम इसमें उत्तर दे दें। पंक्ति के दाईं छोर से दूसरे स्थान पर जे खड़ा, पंक्ति के दाईं छोर से दूसरे स्थान पे जे खड़ा, जे है दूसरे स्थान, दाईं छोर से दूसरे, तो पहला ये होगा, दूसरा ये, दाईं छोर से जे दूसरे स्थान पे खड़ा। जे तथा यब के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो यहाँ अब क्या है, यब तो यहाँ हो नहीं सकता। 2 3 4, जे तथा यफ के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो जे और यफ के बीच में 5 व्यक्ति हैं, अर्थात यफ यहाँ होगा। ठीक है ना। यफ तथा के बीच 2 व्यक्ति हैं,
के पंक्ति के किसी एक छोर पर खड़ा है। तो अगर एफ और के बीच में दो व्यक्ति हैं तो यहाँ के नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ के किसी एक छोर पे खड़ा होगा, तो इधर बाएं छोर पे खड़ा करेंगे आप। और जे एफ तथा के बीच में दो व्यक्ति हैं। अब जोड़ लीजिए इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये भी कथन 11 ला रहा है, ये भी कथन ला रहा है, दोनों कथन 11 संख्या ला रहे हैं और हमें दोनों से कन्फर्म है, दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। यदि या तो केवल कथन पहला या तो केवल कथन दूसरा में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर पर्याप्त है, अकेले देने के लिए पर्याप्त है, मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सी फॉर कैरियर एकेडमी, ठीक है ना, रन बाय एस फिशर। चलिए प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। 6 मित्र, 6 मित्रों यम एन ओ पी क्यू तथा में सबसे भारी कौन है, यही हमें ज्ञात करना है। कथन पहला है ओ केवल 2 मित्रों से वजनी है या भारी है। पी क्यू से हल्का है, पी क्यू से भारी है, पी एन से हल्का है। सेकंड कथन यम केवल 2 मित्रों से हल्का है, एन ओ से भारी है, एन आर से हल्का है, पी क्यू से भारी है। तो आइए अब देखते हैं कथन को, फर्स्ट को और सेकंड को। कथन फर्स्ट से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, ओ केवल 2 मित्रों से वजनी है, तो केवल कितने लोगों से भारी है, 2 मित्र से। ये ओ है भारी, इनसे भारी है। P Q से हल्का है, Q से भारी है, तो P भारी है किससे, Q से, लेकिन N से हल्का है, तो N Q से भारी हो जाएगा। ठीक है ना, शांत रहिए, ठीक है ना। लेकिन अब यह क्या है, इसमें हमारे में M और R का जिक्र नहीं, 4 ही अक्षर है, 2 लोगों का जिक्र ही नहीं, तो ये कथन फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। सेकंड में आई यम केवल 2 मित्रों से हल्का है, बाकी सबसे भारी है, एन ओ से भारी है। अब एन ओ से भारी है, एन आर से हल्का है, पी क्यू से भारी है, पी क्यू से भारी। ठीक है ना, अकेले ये भी, इसमें भी 3 2 5 मित्र के जगह है, और यहाँ ये कन्फर्म नहीं हो कि क्यू कहाँ हम रखें। ठीक है ना। अब देखिए इस फिगर को अगर हम बैठा लें तो केवल 2 से भारी है, इसमें बैठा लें तो क्या हो गया, एन बड़ा है पी से, तो एन बड़ा किससे, पी से। ये फिगर यहां से जोड़ ले, दोनों को जोड़े, तब दोनों को जोड़े तो यहां हम नई फिगर बना लें, एन भारी है पी से, अब पी भारी है क्यू से। और कह रहा है ओ केवल 2 से भारी है, एम केवल 2 से हल्का है। ठीक है ना, तो एम किससे हल्का होगा, 2 लोगों से। एन आर से हल्का है, एन है हल्का किससे, इसको फिगर को उठाइए, यहाँ आर रखिए, तो 4 का जिक्र हो गया। अब वो को 2 से केवल भारी है और यम 2 से हल्का है, तो यम आर को यहाँ कर दीजिए, एन को यहाँ कर दीजिए, यह जो है यहाँ यम आएगा क्योंकि केवल 2 मित्रों से हल्का है। और फिर क्या कर रहा, वो केवल 2 से भारी है, देखिए वो पी से और क्यू से भारी हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसलिए क्या कन्फर्म है,
अकेले तो ना ये दे सकते थे ना ये ले सकते थे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, और दोनों के मिलाने से क्या हो गया, प्रश्न इजी हो गया। ठीक है ना, इजी हो गया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। क्लियर है ना। चलिए देखिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 6 मित्र ई एफ जी एच आई तथा जे केंद्र की ओर मुख किए हुए एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। मतलब ई एफ जी एच आई जे ऐसे लिख दीजिए, नहीं, एफ के संदर्भ में जी का स्थान ज्ञात कीजिए। आपको जी का स्थान ज्ञात करना है एफ के संदर्भ में, अर्थात जी एफ के किधर है या और किस नंबर पे। कथन फर्स्ट, जी के दाएं दूसरे स्थान पर ही बैठा है। ई तथा आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यह जी का निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए कथन फर्स्ट से आप देखिए, ध्यान दीजिए। पहले कथन फर्स्ट से आइए हम, कथन फर्स्ट से देखिए क्या हमको मिला। कह रहा एक वृत्त में बैठे हैं तो वृत्त बना लीजिए। 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 और 6। केंद्र की ओर सबका मुंह है, मतलब इधर नीचे कर लीजिए। बात वही है, करिए या ना करिए। ठीक है, बैठे हैं। कह रहा कथन फर्स्ट से जी के दाएं दूसरे स्थान पर ही बैठे, तो यहाँ अगर जी हम बता दे कहीं बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे स्थान पे, दाहिना मतलब घड़ी के विपरीत चलना, इधर पहला दूसरा के स्थान पे ई है। ई तथा आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा। ई और आई इधर नहीं हो सकता। आई, ई और आई के बीच में कौन है, केवल एक व्यक्ति है। ये भी कन्फर्म है, आई यहाँ ही बैठेगा। एफ जी का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ या तो यहाँ या तो यहाँ बैठ सकता है। अब ये कन्फर्म हो गया कि कथन फर्स्ट प्रश्न का उत्तर जी के एफ के संदर्भ में जी का स्थान किधर है, जी किधर है एफ के, कन्फर्म नहीं हो सकता इस प्रश्न। अब देखिए सेकंड वाला क्या कह रहा है, कथन सेकंड क्या कह रहा है, इसे देखिए। इसमें भी एक वृत्त ही बनाना है, वृत्त बना दीजिए। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। इनके भी अंतर कर दीजिए, क्या दिक्कत है यार, बैठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है जी तथा एच के बीच 2 व्यक्ति हैं। एच आई तथा ई दोनों का निकटतम पड़ोसी। जी तथा एच के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब जी यहां बना दीजिए, तो एच 1 2 3। इधर से भी देखेंगे 1 2, जी और एच के बीच में 2 व्यक्ति। ये फिगर सही है, ये भी सही है, कन्फर्म है। चाहे जहाँ जी बैठाएंगे और यहाँ एच तथा आई, एच आई तथा ई दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो आई यहाँ होगा कि यहाँ होगा। अब ई यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ये कन्फर्म नहीं हो रहा है। एफ आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर आई यहाँ बैठेगा तो एफ यहाँ नहीं बैठेगा, आई यहाँ बैठेगा तो एफ यहाँ नहीं बैठेगा, तो इसलिए एफ का निष्कर्ष नहीं हो सकता। कथन दूसरा भी अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। अब देखिए एक फिगर अलग देखिए बनाइए, कथन दूसरा भी नहीं दे सकता, कथन पहला भी नहीं दे सकता। अब तीसरा कथन लाइए, कथन फर्स्ट एंड सेकंड। कथन चेक कर लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको दोनों को भी देख लीजिए। अब क्या मिलके उत्तर दे सकते हैं कि नहीं। 1 2 3 4
5 और 6 केंद्र की ओर मुख किए हैं। ठीक है ना। अब दोनों को अगर आप मिला रहे हैं तो G और H, देखिए इससे कंफर्म हो रहा है क्या, G यहाँ है, E यहाँ है। इस कथन से कंफर्म हो रहा है। तो G को अगर हम यहाँ बैठाएं तो E को यहाँ बैठा देंगे फर्स्ट वाले से, अब I को यहाँ बैठाएंगे, ये कंफर्म है फर्स्ट वाले से। देख लीजिए फिगर वैसे ही, इसीलिए सेम बनाया हूं। और जब ये हो गया, E कंफर्म हो गया, I बैठ गया, यहाँ पर H है तो यहाँ H हो गया। इस फिगर से देखिए H हो गया। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अब हमारे पास क्या लोग बैठ गए, 1 2 3 4 लोग बैठ गए। अब फिर से दोनों कथनों को पढ़िए, H I तथा E दोनों का निकटतम पड़ोसी है तो हो गया। F I का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो अर्थात F यहाँ नहीं बैठेगा। F कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ गया। अब 5 क्लियर कर दीजिए, एक बचा है, ये क्या उठा लीजिए। कौन सा नहीं लिखे हैं, E F G H I J, J हमने नहीं लिखा तो J यहाँ बैठ गया। F के संबंध में G का स्थान कितना है, G का स्थान बाएं को पहला, बाएं पहला, बाएं प्रथम, बाएं प्रथम, बाएं फर्स्ट या प्रथम। ठीक है ना, ये कंफर्म हो गया। तो एक फिगर कोई भी नहीं दे सकती थी, कोई कथन नहीं दे सकता था अकेले, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद आंसर मिल गया। अर्थात यदि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों का डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, इसलिए दोनों का मिलकर उत्तर देने के लिए आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन ई है, इजी हो गया। ठीक है ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। एक निश्चित कूट भाषा में रीजन के लिए क्या कोड होगा, बस हमें खोजना का रीजन के लिए कोड। कथन दो दिए गए हैं। कथन फर्स्ट से, फर्स्ट में आइए क्या कह रहा है, कोड भाषा में लिटिल रीजन टू बिलीव, लिटिल LITTLE रीजन REASON TO2 बिलीव BELIEV बिलीव का कोड कितना है, कोड है एंड $4 और 2। फिर दूसरा इसी में दे रहा है क्या, रीजन इज नेवर लिटिल, रीजन इज नेवर लिटिल का इसका कोड क्या दिया गया है, परसेंटेज $8 और @ अब इस कथन फर्स्ट से हम क्या करेंगे देख लीजिए, इसमें रीजन मैच कर रहा है और लिटिल भी मैच कर रहा है, बाकी दो मैच कर रहे हैं। हमें रीजन का ही आंसर चाहिए तो दो मैच कर रहे हैं, तो इसमें दो कौन कौन से मैच कर रहे हैं, ठीक है, डॉलर सिर्फ मैच कर रहा है, तो दोनों के लिए कंफर्म नहीं है। रीजन के लिए हम क्या लाएं, @ लाएं कि डॉलर लाएं, तो कथन फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं। यहाँ देखिए कोड कंफ्यूज कर दिया ना, गलत हो गया, तो क्वेश्चन फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है ही नहीं। कथन सेकंड में आइए, लिटिल टू रीजन नाउ, लिटिल टू रीजन नाउ, इसका कोड क्या दिया गया है, एंड 2% और 4।
ठीक है। तो यहाँ दूसरा ये इसमें पढ़िए कथन 2 में, बिलीव नाउ इन प्रॉब्लम। तो बिलीव नाउ इन प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम PROBLEM इज प्रॉब्लम। इसका कोड क्या दिया, परसेंटेज दिया, 8 दिया है, $8 दिया और एड्रेस। तो देखिए हम इसमें देखिए क्या है, लिटिल टू रीजन नाउ, तो इसमें नाउ मैच कर रहा हूं बस, और कुछ मिल नहीं रहा। इसमें दोनों में क्या मैच कर रहा है, ये अगर एंड है इसे भी एंड कर लिया जाए, ठीक है। अगर मान लो जहां 8 लिखा है गलती से हो गया हो तो ठीक है, देख लीजिए, हमारी गलती नहीं है, प्रिंटिंग की गलती है, ध्यान दीजिएगा, मेरी गलती नहीं, मैंने जैसे लिखना था हमने लिख दिया। इसे भी एंड मान लो, चलो ठीक है। तो यहाँ नाव का कोड क्या निकलेगा, दोनों में एंड मिल रहा है तो नाव का कोड आएगा एंड। अब इसमें भी एंड मान लोगे तो दो मैच कर जाएंगे, डॉलर और एंड। तो एक का अब लिटिल ओरिजिन कंफर्म नहीं है कोड, क्या होगा, एंड और डॉलर होगा। तब भी ये प्रश्न कंफर्म नहीं हो रहा कि रीजन का कोड क्या कर लिखे, हम एंड लिखे कि डॉलर लिखे। यहाँ एंड सीधे नाव का कोड दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम ये अकेले ये देने लायक ये भी नहीं है, अब दोनों को अगर हम मिला रहे हैं तो एंड का कोड यहाँ लिटिल या रीजन से टैली कर रहा है, यहाँ जो है नाव से टैली कर रहा है, इसलिए ये प्रश्न दोनों मिला के भी उत्तर दे नहीं सकते हैं, ठीक है। यदि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों का डाटा मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर ना दिया जाए तो ऑप्शन क्या हो गया, डी, डेंजर हो गया, ये लगेगा नहीं भाई, ठीक है ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 70। ए किस प्रकार एफ से संबंधित, माने ए एफ का क्या, बस यही हमें खोजना है। कथन पहला है, ए बी की माता है, ये क्या है, बी की माता है, डी बी का भाई है, ठीक है। तो कथन फर्स्ट पे आइए, हम पहले देखें कथन, इधर लगा रहे हैं, आइए चलो कथन फर्स्ट में आइए, के अनुसार क्या हो रहा, ए बी की माता, ए जो है बी की माता, बी की माता है, माता है तो माइनस जेंडर है, डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है, प्लस हो गया। अभी बी का जेंडर नहीं करना, आर डी का पिता है, आर किसका पिता है, डी का पिता है, तो जोड़ा हो गए ये लोग, ये हो रहा, आर के एक पुत्र तथा एक पुत्री है, एक पुत्र तथा एक पुत्री है, तो कंफर्म हो गया, बी लड़की है, डी लड़का है, ठीक है ना। डी बी का भाई है तो आर डी का पिता है, तो ए का पति हो गया, और ये पत्नी हो गई आर की, तो आर के एक पुत्र तथा एक पुत्री है, तो डी पुत्र हो गया, बी पुत्री हो गई। टी आर का पति है, टी आर का पिता है। अब देखिए टी जो है आर का पिता है, ठीक है। टी का विवाह एफ से हुआ, थोड़ी देखिए फिगर यहाँ से उलट रही है, फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, तो थोड़ा और नीचे बना के दिखा दे रहे हैं आपको। यहीं से लेके टी आर का पिता, टी
आर का पिता, ठीक है ना, प्लस हो गया। और टी का विवाह एफ के साथ हुआ है, तो टी का विवाह किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है। तो टी पिता है तो एफ माता हो जाएगी। आर डी का पिता है, आर डी का पिता है, आर भी प्लस हो गया। और आर के एक पुत्र तथा एक पुत्री है, अभी ये कंफर्म नहीं, लेकिन डी बी का भाई, डी क्या है, बी का भाई है, तो डी प्लस हो गया, बी माइनस हो गया। ए बी की माता, ये क्या हो गई, बी की माता हो गई, अर्थात ए और आर का जोड़ा है। अब देखिए ए किस प्रकार एफ से संबंधित है, ये एफ का क्या लगेगा, लगेगी या लगेगी कंफर्म है। तो एफ की क्या लगेगी, ये एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो पति का कि ये पिता है तो माँ होगी, एफ आर की माँ है, तो पति की माँ सास लगती है, तो ये क्या लगेगी, जबकि पुत्र वधु, क्या लगेगी, पुत्र वधु। ए पुत्र वधु है किसकी, एफ की। बात क्लियर हो गई। तो पहला कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, पहला सही हो गया। अब कथन सेकंड में आ जाइए आप, कथन सेकंड को ले लीजिए, क्या कह रहा है, एफ का विवाह टी के साथ हुआ, एफ का विवाह टी के साथ हुआ, एफ का विवाह टी के साथ हुआ, जेंडर नहीं कंफर्म है। टी के केवल 2 बच्चे आर तथा सी, आर और सी है, ये भी जेंडर नहीं कंफर्म है। सी का विवाह ए के साथ हुआ है, सी का विवाह किससे है, ए के साथ, तो सी और ए जोड़े में है। ए के 2 बच्चे हैं, ए के 2 बच्चे, ए के 2 बच्चे हैं, अब दोनों का नाम नहीं कंफर्म है। सी बी तथा डी की बुआ है, तो अर्थात ए के 2 बच्चे कौन हो गए, बी और डी। सी बी तथा डी की बुआ, तो सी लड़की है तो ए लड़का हो गया, ठीक है। आर का विवाह नहीं, आर का विवाह ए के साथ हुआ, ठीक है, केवल 2 बच्चे आर और सी हैं। और क्या कह रहा है, आर का विवाह ए के साथ हुआ, ए के साथ हुआ है आर का, ठीक है ना। ए के 2 बच्चे, ए के 2 बच्चे, सी बी तथा डी की बुआ है, तो सी बुआ है तो लड़की है, तो बी और डी की बुआ है, बी और डी की बुआ है, तो सी लड़की हो गई। ए का विवाह हुआ है किससे, तो ए के 2 बच्चे हैं। देखिए एफ का विवाह टी के साथ हुआ, टी के केवल 2 बच्चे आर तथा सी हो गए। आर का विवाह ए के साथ हुआ है, ए के 2 बच्चे, ए के 2 बच्चे हैं, बी और टी निकले, बी सी डी बी तथा डी की बुआ है, तो बुआ कब कोई लगेगी यार, इनकी अगर हम बुआ माने तो क्या होगी, भाई होना चाहिए ना, ये लड़का है, भाई हो गया, कंफर्म हो गया। अब ये लड़का है तो लड़की से शादी हुई तो लड़की, तो ए, अब ए टी का प्लस है कि एफ प्लस है, इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या है, ए एफ की क्या लगेगी, ये किस प्रकार संबंधित है एफ से, ये किस प्रकार संबंधित है एफ से, ये एफ की क्या लगेगी, बात यहाँ से है। तो ये बेटे की पत्नी है, तो बेटे की पत्नी क्या होगी, ये पुत्र वधु है, किसकी, एफ की।
चाहे ये सास हो या ससुर हो, लेकिन पुत्र वधु होगी। तो ये पुत्र वधु टी की भी होगी, लेकिन हमसे पूछा गया ये एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो ये पुत्र वधु है एफ की। दोनों आप देख रहे हैं, दोनों प्रश्न एक ही उत्तर दे रहे हैं, तो दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, अलग अलग। ठीक है ना। कथन फर्स्ट भी उत्तर दे सकता है और कथन सेकंड भी अकेले उत्तर दे सकता है, हमें मिलाने की कोई जरूरत नहीं। तो अब आप ऑप्शन देखिए सी में, यदि या तो केवल कथन फर्स्ट या केवल कथन सेकंड में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त। ठीक है ना, कंफर्म हो गया ना। यदि या तो केवल कथन फर्स्ट या केवल कथन सेकंड, कथन फर्स्ट भी डाटा दे रहा केवल अकेले और कथन सेकंड भी अकेले डाटा देने के लिए पर्याप्त, उत्तर देने के लिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो इसका मतलब है कि दोनों डी ऑप्शन से क्या होगा, सी वाला होगा। सी फॉर करियर एकेडमी, रन भाई एस सी से। ठीक है ना, समझ में आ गया। बस आज के लिए इतना। ठीक है मित्रों, अब कल मिलेंगे फिर आपके अगले वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्ण।